प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के अंक में। मैं हूं जनेंद्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 यानी वो कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर न सिर्फ आधारित है बल्कि उसके विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से चर्चा करने और समझने का एक प्लेटफॉर्म भी हम सबको प्रदान करता है। आज इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है आत्मनिर्भरता और उसी से जुड़े वोकल फॉर लोकल का। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और आत्मनिर्भरता से जुड़े बहुत सारे बिंदुओं को उन्होंने बार बार अपने संबोधनों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से रखा है और उसी में एक आह्वान पूरे देश से जो उन्होंने किया था वोकल फॉर लोकल का। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है और चूंकि केंद्रीय सरकार इस पूरे संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए अपने तमाम मंत्रालयों, विभागों के माध्यम से निरंतर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, इसलिए हमें भी समाज के तौर पर यह समझना जरूरी है कि आखिर आत्मनिर्भरता का मायने आज के संदर्भ में क्या है और हम इसमें किस रूप में भूमिका निभा सकते हैं। आज आत्मनिर्भरता और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर हम 3 अतिथियों से बातचीत करेंगे। इनमें शामिल हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात समाज सेवी देहरादून से श्री अनिल जोशी जी और आर्थिक मामलों से ही जुड़े प्रख्यात पत्रकार श्री शिशिर सिन्हा जी। अपने इन मेहमानों से हम बारी बारी बातचीत करें इन्हीं मुद्दों को, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को लेकर। लेकिन आइए सबसे पहले ये तो सुन लें कि बीते 28 मई के अपने मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा क्या था। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा, दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। हमारे यहाँ कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सुना आपने, भारत का संकल्प है भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा। हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत और ये संभव होगा लोकल के लिए वोकल होने पर। आइए हम आज इन्हीं बातों को जानने और समझने की कोशिश करें और इस क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और इसी से जुड़े विषयों पर आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो संकल्पना है, प्रधानमंत्री महोदय का जो आह्वान है आत्मनिर्भरता का, वोकल फॉर लोकल का, उसका मायने क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान का कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी का जी, वह है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आए
और इसमें यह भी बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय की है कि जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो उसमें भी खासकर एमएसएमई सेक्टर, जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं, जो कि बहुत रोजगार भी सृजन करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं जी। और प्रोडक्ट को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट भी करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान के रखते हुए उनके लिए आधारभूत संरचना भी देश की अर्थव्यवस्था की एस्टेब्लिश हो। वो चाहे ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम है, करप्शन फ्री इकोसिस्टम है, उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, उनकी मार्केटिंग की आवश्यकताएं हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी का है वह 360 डिग्री भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने की पूरी भूमिका है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो 5 पिलर हैं आत्मनिर्भर भारत के, उसमें एक सबसे मजबूत पिलर उन्होंने कहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी है और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। यह तीनों को हम जब मजबूत करेंगे तब हम सशक्त आर्थिक रूप से भारत देश को मजबूत बना पाएंगे। इसी में जिस तरह से उन्होंने डेमोग्राफी को भी, या जो हमारा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो भी हमारी एक बड़ी ताकत है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर देकर इस बात को रखा। हाँ बिल्कुल, ये जो उन्होंने 5 चीजों के लिए पिलर्स के रूप में कहा, तो जैसे 3 मैंने बताए और जैसे 2 आपने बताए, डेमोग्राफी और डिमांड जी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की 135 करोड़ जनसंख्या है और उसमें से 65% युवाओं की भागीदारी है। तो वह एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उसमें कर्तृत्व की बड़ी स्ट्रांग भावना है। तो वह डेमोग्राफी जो है वह हमारे देश की बहुत बड़ी लीवरेज है, जिसके थ्रू हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और साथ में 135 करोड़ जनसंख्या की जो डिमांड है वह सारी बात है, टेक्नोलॉजी के साथ सर्विसेज की इंडस्ट्री को मजबूत करना है, नए नए इनोवेशंस को लेना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ना है और जो टेक्नोलॉजिकल एप्स हैं, सर्विस के हैं, ये सारे चीजों को साथ में लेके एक मजबूत अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाने की उन्होंने बात की है जी। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी को विश्व स्तर पे स्टैब्लिश करना, उसको आइसोलेट करके भारत की अर्थव्यवस्था को अलग ले जाके एक अलग थलग रख के कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व से काट के अलग ही खड़ा करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में स्वदेशी का भी उल्लेख होता है, इन दोनों में आपके नजरिए से क्या फर्क है? देखिए, स्वदेशी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये बात है कि अपनी लोकल बनी हुई वस्तुओं को हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और वह एक आत्मनिर्भर भारत का एक पहलू है। बट आत्मनिर्भर भारत अपने आप में बहुत विस्तृत और विशाल उसकी संरचना है, विशाल उसका परिप्रेक्ष्य है, उसका दूरगामी दृष्टि है। लेकिन स्वदेशी उसको सपोर्ट कर सकता है, भारत की बनी हुई वस्तुओं को हम इस्तेमाल करें। और जो उन्होंने वो कहा है अपने भाषण में 12 मई के, जिसको आप रेफर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, कि हमें लोकल लेवल पे जो चीजें हैं उन चीजों को इस्तेमाल करना है। तो यह भी आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूती का एक प्रकल्प हो सकता है, मजबूती का एक साधन हो सकता है, जिसको हम सबको अपने जीवन में लाना है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को हमने लंबे समय में देखना है और इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को खड़ा करना है, जो कि हमारा लक्ष्य भी है, तो उसके लिए फिर हमें रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हमारे उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को उस रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना है। गोपाल जी, एक समय था, और ये पुरानी बात है, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, क्योंकि पहले आत्मनिर्भरता या स्वदेशी और उसमें कहीं ना कहीं संरक्षणवाद जुड़ जाता था, क्योंकि शायद तब हमारे अर्थव्यवस्था के जो तमाम स्तंभ थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके, कंपटीशन दे सके। लेकिन आज पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने लगातार काम किया और इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उसका परिणाम भी निकला है। तो आज हमारे अर्थव्यवस्था के तमाम जो तंत्र हैं, स्तंभ हैं, वो इस स्थिति में है और मजबूत है कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए मुकाबले में उतर सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है, क्योंकि
पहले क्या होता था, वैश्विक स्तर पे जो इकोनॉमी चलती थी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, जो चीजें इंपोर्ट कर रही है उसको बैन करके घर में बनी हुई अपने आसपास की चीजों को इस्तेमाल करो। यह एक पहलू तो हो सकता है, लेकिन आज की डेट में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो मैन्युफैक्चरिंग कई सेक्टर को अगर देखें तो आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम ग्लोबल जेनरिक मेडिसिन के 70% ग्लोबल मार्केट पे भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंट्रोल है। हमने टेक्सटाइल में बहुत बड़ा काम वैश्विक स्तर पे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने काम किया था। आईटी जैसे सेक्टर में बहुत हमारा वर्चस्व है विश्व स्तर पे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में हम कई एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज को हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पार्ट सप्लाई करते हैं जी। तो इसलिए अब हम कुछ चीजें ऐसी बना सकते हैं, ऐसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जो विश्व स्तर पे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और विश्व स्तर में हम सप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है वर्ल्ड में। आप कोई भी अगर आप देखते हैं तो एक मोबाइल को ही देखें या किसी भी प्रोडक्ट को देखें तो उसका स्क्रीन कहीं बन रही है, कवर कहीं बन रहा है, बैटरी तीसरे देश में बन रही है, असेंबल कहीं और हो रहा है, तो उसके चार्जर और एसेसरीज कहीं और बन रहे हैं और एक जगह असेंबल होकर किसी 5वीं कंट्री को सप्लाई हो रहा है। तो ये जो ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन है, इनका भी बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उस कंपटीशन के साथ मजबूती प्रदान करना भी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पहलू और उद्देश्य है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्शनिज्म को या संरक्षणवाद को हमने एक लेवल तक तो इम्प्लीमेंट किया है भारत में। जैसे प्रधानमंत्री ने आरसेप बहुत प्रेशर के बाद भी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, साइन नहीं किया। एफटीए को हमने रीवर्क किया और इस बार बजट में हमने बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। लेकिन फिर भी हम इंडस्ट्री को बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अपने आप को मजबूत करिए, वैश्विक कंपटीशन में खड़े होने के लिए आप अपने को सक्षम बनाइए और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे पावर सेक्टर है उसकी कॉस्ट हम रिड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेबर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नए लॉ ला रहे हैं, टैक्सेशन में कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं। तो यह पूरा प्रक्रिया पिछले 6 साल से बहुत फोकस तरीके से प्रधानमंत्री इस चीज को अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। गोपाल जी, एक संक्षेप में ही सही लेकिन थोड़ा सा वो उल्लेख मुझे लगता है उस बारे में आपसे जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, और उसमें से लगभग कृषि क्षेत्र में जिस तरह से लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए कृषि लोन के रूप में, और उसके साथ और बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिजनेस, उससे अलग कृषि क्षेत्र की भूमिका आत्मनिर्भर भारत अभियान में किस रूप में होगी, इस पर थोड़ी रोशनी आपसे जरूर चाहेंगे कि आप डालें। देखिए, ये जो आपने 5 पिलर्स की बात जब हमने की थी तो उसमें आपने एक बात कही थी कि डिमांड बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए जी। डिमांड जो हमारे देश की लगभग 67% जनसंख्या जो है वह कृषि क्षेत्र पे रूरल एरियाज में आधारित है और उसका बहुत ज्यादा आजीविका छोटे छोटे घरेलू उद्योगों में और ग्रामीण क्षेत्रों में रह के वो चलती है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे होगा, जितना पैसा सरकार का, केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा उनको मजबूती प्रदान करने में खर्च होगा, उतना ही उनकी जो जीवन शैली है वह अच्छी होगी और वह उतना ही आर्थिक व्यवस्था के रूप में डिमांड भी जनरेट होगी। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के तहत थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 1,72,000 करोड़ किसानों के लिए और मनरेगा के मजदूरों के लिए और उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पैसा सरकार ने पहुंचाया जी। उसके बाद जो एग्रीकल्चर और जो उससे जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का पैसा केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहुंचाया जी। और उसी का फलस्वरूप अगर हम देखें तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल एरिया से डिमांड जनरेट हो रही है अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए। और प्रवासी मजदूर जो हैं वो अपने वापस घरों में जो गए हैं उनके लिए वहीं पे रोजगार
मिल सके, उसके लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार योजना को भी लॉन्च किया। तो उन सब से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो रही है। गोपाल जी, भारत सरकार का जो रोड मैप है आत्मनिर्भर भारत को लेकर या वोकल फॉर लोकल को लेकर, प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बात की। अब इसमें आम जन की, आम व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है आपकी दृष्टि में? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में यह संदेश इसको बहुत रिपीट किया अभी पिछली बार में जी जी, कि जो वोकल फॉर लोकल है या जो हमें स्वदेशी को अपनाना है, अपनी डोमेस्टिक आसपास की चीजों को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल में काम में लाना है, इसमें हम ये मास मूवमेंट ही बन सकता है। और उन्होंने ये भी कहा गोपाल जी कि आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये देश सेवा का एक बहुत बड़ा जरिया है इस रूप में। बिल्कुल, ये जो बात है कि ये मास मूवमेंट बनेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा मजबूती भी मिलेगी और हमारे जो प्रोडक्ट हैं जी, वह भी अच्छी तरह से इस्तेमाल होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में अच्छा तरीके से ग्रोथ होगी। और यह मूवमेंट का आज देखिए, आज आप जैसे अभी आपने भी बोला था कि जो लगभग 59 जो एप्स हैं जी जी, मोबाइल एप्स, वह हम लोग चाइना से लगभग यूज करते थे और कितना बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाइना का हमारे इस सारे सप्लाई चेन में हो गया था इन मोबाइल ऐप के द्वारा। लेकिन जैसे इस गलवान क्राइसिस के बाद इसको बैन किया सरकार ने जी, तो उसके बाद कई सारे डोमेस्टिक ऐप डेवलप हो गए या थे भी तो आइडेंटिफाई हो गए और उसका इस्तेमाल लोगों ने बिल्कुल देशभक्ति के रूप में किया और उससे एक तरीके से चाइना को भी बहुत बड़ा धक्का भी लगा। हमने सीधा देखा जी जी, किस तरह से उसके विदेश मंत्रालय के और वहाँ के अखबारों के खिलाफ स्टेटमेंट आए थे। तो उससे स्पष्ट रूप से होता था कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को डेवलप करते थे। गोपाल जी, आपने इतने विस्तार से बातें की और एक बड़ा स्पष्ट परिदृश्य जो आपने आत्मनिर्भर भारत के रूप में वोकल फॉर लोकल के बारे में तमाम पहलुओं को लेकर रखा है। आपका इस बात के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और मैं तो ये संदेश भी चाहता हूँ लोगों तक जाए जी, कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री की सोच के साथ लिंक करके हम देखें। हाँ, यह स्वाभिमानी और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक स्तर पे भारत को स्थापित करने का एक विजन है जिसको लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं और हम सब उसमें योगदान करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत फायदा और देश का फायदा भी होगा। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज की आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने जिसे देश के समक्ष एक उद्देश्य और एक गोल के रूप में, लक्ष्य के रूप में रखा और वोकल फॉर लोकल होने का आह्वान किया। इस पर पूरे देश में बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लोगों का उत्साह भी हमें नजर आता है और बहुत सारे इसके पहलू हैं जिस पर हमने गोपाल जी से चर्चा की, कुछ और मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस मेहमान से, जिस विशेषज्ञ से बात करने जा रहे हैं, आर्थिक विषयों पर बहुत वर्षों से वो लिखते भी हैं, वो व्याख्यान भी देते हैं। हमारे आकाशवाणी के माध्यम से उनकी आवाज को आपने बहुत बार सुना है, दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इन पर भी आप उनको सुनते रहते हैं और अनेक अखबारों और चैनल से तो जुड़े ही रहे हैं। शिशिर सिन्हा साहब इस समय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आजकल सीनियर डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू बिजनेस लाइन में। तो शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्योंकि आप इतनी जगह जुड़े हैं, इतनी जगह, इतने प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, लेकिन हमें हमेशा यही लगता है कि आप हमारे हैं, यानी आकाशवाणी के अपने हैं और इसी अपनापन से आप हमेशा हमसे जुड़ते भी हैं। जी जरूर जरूर, बिल्कुल। आकाशवाणी ने मुझे आज से नहीं, जब मैं संघर्ष के दिनों में था तब भी उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है जी। तो आकाशवाणी का एक मेरे ऊपर कर्ज है जिसे मुझे चुकाना है। ये कर्ज नहीं है सर, मुझे लगता है ये एक अपनापन का रिश्ता है जी। और इस पे खैर कभी और विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये भी बड़ी रोचक बात है। लेकिन अभी आज हम आपसे आत्मनिर्भरता पर बात करना चाह रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश के समक्ष प्रधानमंत्री जी ने रखा, सरकार ने रखा है और उस दिशा में काम करने के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नजरिए से हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता को आप कैसे परिभाषित या व्याख्यायित करेंगे? देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोग आत्मनिर्भरता को दो तरीके से देखते हैं, एक व्यक्ति के स्तर पर और एक देश के स्तर पर। अगर आप दोनों के लिए आत्मनिर्भरता की परिभाषा देखेंगे तो शायद दोनों के लिए अलग अलग होगा। एक व्यक्ति के आत्मनिर्भर होने का मतलब अलग होता है, एक देश के आत्मनिर्भर होने का मतलब अलग होता है।
एक व्यक्ति के आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि वो अपनी जरूरत का कितना ज्यादा से ज्यादा सामान खुद ही वो तैयार कर पा रहा है। जब आप देश की बात करते हैं तो देश में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आयात पर कितनी कम निर्भरता है, ज्यादा से ज्यादा वो निर्यात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपने नागरिकों की जरूरतों का साधन वो खुद ही तैयार कर रहा है। तो इस तरीके से देश और व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता की परिभाषा बनती है। अब दोनों में संबंध ये है कि व्यक्ति से ही आपका परिवार बनता है, समाज बनता है, राज्य बनता है और फिर देश बनता है। तो आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा है वो व्यक्ति से शुरू होकर के देश तक पहुंचती है। आज जब हम रहे हैं आत्मनिर्भरता के ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हैं, मुझे एक वाकया याद आता है कि हर साल दिवाली के मौके पे हम कहते हैं कि कुम्हार जो मिट्टी के दिए बनाता है उसको कोई खरीद नहीं रहा है, बल्कि बिजली के दिए खरीद लेता है, या लक्ष्मी जी गणेश जी की जो प्रतिमा होती है वो आप चीन से आए हुए या दूसरे देशों से आए हुए जो हैं उनको आप खरीद लेते हैं, उस कुम्हार के बने हुए सामान को नहीं खरीदते हैं। इससे कुम्हार की जो आत्मनिर्भरता है वो प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता को हमें पहले व्यक्ति के संदर्भ में देखना चाहिए, फिर समाज के संदर्भ में देखना चाहिए, फिर राज्य के संदर्भ में देखना चाहिए और फिर देश के संदर्भ में देखना चाहिए। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हम आत्मनिर्भरता को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके लिए जो जरूरी रणनीति बनानी है वो हम बना सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है कि इसी नजरिए से और पर्सपेक्टिव से देश के सामने ये संकल्प भी रखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें मेड इन इंडिया लेकिन मेड फॉर वर्ल्ड इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो इसको किस ढंग से आप हमारे सामने इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, जब हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीम में किस तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। आज आप देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी भागीदारी बहुत कम है। अगर हम जब विदेश व्यापार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा आयात बहुत ज्यादा है, निर्यात बहुत कम है। ये अलग बात है कि अभी जो ताजा आंकड़े आने वाले हैं आयात निर्यात के, उसमें इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बहुत सालों के बाद ऐसा होगा कि जब आयात बहुत ही कम होगा और निर्यात ज्यादा होगा, यानी कि हम सरप्लस की स्थिति में होंगे। लेकिन ये एक विशेष परिस्थिति है, ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की बात करते हैं, वहां पर सबसे पहले जरूरत इस बात की होती है कि क्या आपके पास इतना संसाधन मौजूद है कि आप अपनी जरूरतों के साथ साथ दुनिया भर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं? क्या आपके पास वो तकनीक है? क्या आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है? देखिए, हम लोग कई बार तुलना करते हैं भारत और चीन की। भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या रहा है? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बड़ा है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये हुआ कि वो बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में सामान का उत्पादन कर लेते हैं, जिससे कि उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है और वो आसानी से विश्व बाजार में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी परेशानी ये है कि हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत हाई नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे मामलों में हम आयात पे अभी तक की निर्भरता बनाए हुए हैं। अब ये तस्वीर बदलनी है। हमारे पास तकनीक है, हमारे पास सोच है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास नीति है, हमारे पास बाजार है। अगर ये सभी चीजें उपलब्ध हैं तो फिर हम परिस्थितियां क्यों नहीं बदल सकते हैं? प्रधानमंत्री इन्हीं बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, उस तकनीक का इस्तेमाल करिए, उस प्रतिभा का इस्तेमाल करिए, उस संसाधन का इस्तेमाल करिए और आप मेक इन इंडिया के जरिए मेक फॉर वर्ल्ड का आप साधन बन सके, इस बात की ओर कोशिश करें। तो ये चूंकि संभावना इस देश में है, क्षमताएं हैं, उसको उस नजरिए से पहले देखा नहीं गया, कंसीव नहीं किया गया या कोशिश नहीं हुई होंगी शायद, लेकिन आज ये चुनौती भी है और ये संकल्प भी है इस देश का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन बाधाएं तो आती हैं और बाधाएं होती भी हैं और चुनौतियां भी होती हैं हर काम के लिए, उस जब हम आगे बढ़ते हैं उसके रास्ते में। इसके लिए यानी आत्मनिर्भर भारत के इस राह में आप कौन कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस या बाधाएं देखते हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता भी है, देश के रूप में भी और समाज के रूप में और व्यक्ति के रूप में हम सबको भी? देखिए, जब चुनौतियों की बात करते हैं, एक बात और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियां रातों रात नहीं बदल जाती हैं। कोई भी आर्थिक लक्ष्य को जब तय किया जाता है तो उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति में आपको पहले थोड़े समय के लिए देखना होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, फिर आप मीडियम टर्म के लिए देखते हैं, यानी कि बीच की अवधि के लिए, और फिर आप लंबे समय के लिए देखते हैं। तो इस तरह से अगर आप रणनीति बना करके चलते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के हासिल करने में मदद मिलती है। अब इस समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
तकरीबन 10 उद्योग ऐसे हैं, कुछ समय पहले उद्योग संगठनों ने एक सर्वेक्षण किया था और ये पाया कि 10 उद्योग ऐसे हैं जिसमें से चीन से आयात पर निर्भरता 4% से लेकर के 90% तक है। अब आप इसमें मोबाइल हैंडसेट भी ले लीजिए, आप इसमें सोलर पैनल की भी बात कर लीजिए, आप इसमें मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लीजिए, आयरन एंड स्टील की बात कर लीजिए। ये सारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए जो कच्चा माल है वो आपको बड़े पैमाने पर चीन से आता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दवा उद्योग का देता हूँ। उसके लिए एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है, कच्चा माल जो होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये बड़े पैमाने पर हमें चीन से लेना पड़ता है, वो अभी हमारे पास उतनी क्षमता नहीं बन पाई है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इन उद्योग में भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए जरूरी है कि इन उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो हम अपने स्तर पर कितना तैयार कर सकते हैं, या फिर हम तकनीक कहीं और से ला करके फिर हम अपने यहाँ उस तकनीक का इस्तेमाल करके एक मध्यम अवधि और लंबे अवधि में हम उसके लिए आधार तैयार करें। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि रातों रात चीजें नहीं बदलेंगी, आपको एक रणनीति बना करके चलनी पड़ेगी। अर्थशास्त्र में एक और बात कही जाती है कि भावनाओं से अगर सारी चीजें बदल जाएं, भावनाओं से अगर अर्थव्यवस्था में तब्दीली हो जाए तो बात ही अलग होगी। भावनाएं सभी के पास होती है। तो यहाँ पर जरूरत यह है कि वास्तविकता के धरातल पर देखें कि कहां पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, उस पर काम करें, फिर आप जिसको कहते हैं ना कि एक सोच के साथ आगे बढ़ें। देखिए, हम एक नागरिक होने के नाते सरकार के समक्ष एक प्रस्तावना रख सकते हैं, सरकार को उस पर काम करने देना चाहिए। दूसरी भाषा में कहें तो हमें सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए कि किस तरीके से वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम चुनौतियों को पार कर सकेंगे, तभी हम जो कच्चे माल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है चीन के ऊपर, वो हम उस निर्भरता को कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं या होंगी जरूर शिशिर जी, जो तात्कालिक रूप से इस दिशा में एक नागरिक रूप में हमें करना चाहिए या हम कर सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानते हुए, इनका कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। तो कुछ चीजें तो हैं जो तात्कालिक होनी चाहिए, लेकिन काफी चीजें जो आपने उल्लेख किया वो हमें एक रोड मैप बनाकर थोड़ा लंबे समय को आधार मानकर सरकार को समय देना चाहिए। तात्कालिक वाले में कुछ आपसे बात जरूर करना चाहूंगा, ऐप की जैसे मैंने बात की। देखिए, ऐप वाले मामले में जो 59 ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, जो मूल रूप से चीन का कहा गया था, ये वो ऐप हैं जो हमारे लिए एक व्यक्ति स्तर पर कुछ लोगों के लिए एक फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फेमस वीडियो ऐप था जिसके जरिए बहुत सारे युवा कलाकार थे जो काफी अच्छा कमाई कर रहे थे, उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो गई कि रातों रात आप एक दूसरे ऐप पे आ जाएं और फिर उस ऐप की पॉपुलैरिटी हर किसी तक पहुंच जाए, वो आसान नहीं हो पाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं। तो हमारे लिए आर्थिक गतिविधियां, हमारे लिए अर्थशास्त्र पर, हमारे लिए अर्थव्यवस्था पर असर उससे कहीं ज्यादा है कि उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। अब देखिए कि कुछ ऐप को बैन करने के बाद अमेरिका और दूसरे देश भी हैं उन ऐप को बैन कर रहे हैं, तो उन कंपनियों की माली हालत पर काफी बुरा असर पड़ेगा हमारे मुकाबले। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हैं कई मामलों में अपने जो आईटी स्किल्स हैं, आईटी जिसको ब्रेन कहते हैं, वो हमने साबित कर रखा है। सिलिकॉन वैली हम सभी के सामने एक उदाहरण है। दुनिया की प्रमुख अगर आप कंपनियों को देखें, जो टेक कंपनीज हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, उनके जो प्रमुख प्रबंधक हैं, वो भारतीय हैं। यानी कि हमारे अंदर वो क्षमता है और उसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष ऐप का जो कहा जाए एक प्लेटफॉर्म वो भारत सरकार ने तैयार किया है। जितने भी एप्लीकेशन डेवलपर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी क्षमता लोगों के सामने रख सकते हैं और जिन ऐप को हम कहते हैं हमारे यहाँ प्रतिबंध लग गया है, उसका विकल्प हमारे यहाँ तैयार हो सकता है। ये अच्छी बात यह है कि पिछले अगर आप सप्ताह भर में देखें तो कई भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं वो ऑल्टरनेटिव लेकर के आ चुके हैं और वो लोकप्रिय भी हो रहे हैं बहुत, और वो लोकप्रिय भी हो रहे हैं। तो ये चीजें आ रही हैं, थोड़ा समय लगता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम रातों रात बहुत बदलाव चाहते हैं। इस सोच से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। आधार तैयार हो रहा है, विकसित हो रहा है, हमें उसको फलने फूलने का थोड़ा समय देना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हाँ, ये है कि अपने स्तर पर हम जो कर सकते हैं वो जरूर हम करते रहें। शिशिर जी, आपने एक प्लेटफॉर्म की बात की थी, क्या वो आत्मनिर्भर ऐप की बात कर रहे हैं आप, जो आईटी मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जिसे लॉन्च किया?
जी बिल्कुल, मैं उसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था और उस प्लेटफॉर्म की बदौलत कोशिश ये है कि जितने भी ऐसे डेवलपर्स हैं, जितने भी ऐसे प्रमोटर्स हैं, जो भी इस तरह का ब्रेन रखते हैं, वो सामने आए, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें और अपनी क्षमता के जरिए जो भी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं वो देश के सामने रखें। शिशिर जी, आपने कहा कि भावनाओं से अर्थतंत्र या आर्थिक व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता, पर यह है कि उनका थोड़ा असर तो पड़ता ही है और वो असर दिख भी रहा है। तो अपनी भावनाओं को इस उद्देश्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। उसको हम राष्ट्रीय भावना के माध्यम से जोड़ें या देश के हित के माध्यम से या अपने समाज के हित के माध्यम से। मतलब भावना को उसकी बाधा मत बनाइए, उसको एक सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और वो मिलना भी चाहिए। शिशिर जी, आपसे संक्षिप्त बातचीत पे भी इतने सारे पहलू निकल कर आए, बहुत बहुत आभार आपका इस बातचीत के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज आत्मनिर्भरता के बारे में। देश आत्मनिर्भर हो, हम सब आत्मनिर्भर हो, इस बात में सिर्फ आर्थिक प्रगति का एक पहलू नहीं है, बल्कि इस देश की अस्मिता का भी सवाल है, भविष्य का सवाल है। उसमें बहुत सारे उसके आयाम जुड़े हुए हैं उससे, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार वोकल फॉर लोकल का आह्वान भी करते हैं। और पिछले मन की बात में आपको याद होगा कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों, स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होकर न सिर्फ उसका उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसके बारे में बोलना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए और उसको प्रेरित भी करना चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। दरअसल इस समय हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं देहरादून से, श्री अनिल प्रकाश जोशी जी, इस क्षेत्र में यानी स्थानीय स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अलग अलग क्षेत्रों, लेकिन उसमें खास तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कृषि का क्षेत्र है, पर्यावरण को लेकर है, इस तरह के बहुत सारे उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उसके मुद्दे हैं जिन पर आप वर्षों से काम कर रहे हैं। और इन्हीं कामों के लिए पद्म भूषण सम्मान तो आपको मिला ही, उसके पहले जमनालाल बजाज अवार्ड और इस तरह के बड़ी लंबी फेरिस्त है। अनिल जी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपका स्वागत करूंगा इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्ट में जिसको हेस्को कहते हैं, और मुझे लगता है ज्यादा लोग इस नाम से जानते भी हैं। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है आपका। इस संस्था के माध्यम से आपने बहुत सारे उत्तराखंड के क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में, गांव में, बहुत सारे गांव में आपने काम किया है। अब मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं कि आपकी आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि पहली बार भारत के इतिहास में शायद वेद पुराणों के बाद जहां ये शिक्षा दी जाती रही है, और पृथ्वी और प्रकृति का भी हमेशा यही संकेत रहा जी कि पृथ्वी से जो लेना है वो देना है, और वो किसी भी आयाम में हो, वो अथर्ववेद की बात हो, ऋग्वेद में हो, कही गई बातें, ये सीधा एक सिद्धांत प्रकृति का है, जो लेना है वो देना है जी। अब इसी व्यवस्था के अंदर प्रकृति में आत्मनिर्भरता की परिभाषा भी तय होती है। सीधा और सरल सी बात कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश से जो अपने जीवन के लिए, अपने चारों तरफ जीवन के लिए जो जुटाते हैं, जो जुटा रहे हैं, वही प्रकृति प्रवृत्ति को भी, पृथ्वी को वापस दे रहे हैं। पहले स्तर की आत्मनिर्भरता इसलिए है कि आज पूरी दुनिया में जो एक तरफा विकास का ढांचा खड़ा हुआ, जहां शहर और गांव दो अलग टुकड़ों में बंट गए, वो एक ऐसी हम आज परिस्थिति में पहुंच चुके हैं जिसे हम लॉपसाइडेड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको ये कहा जा सकता है कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की तरफ ले जाता है और उससे अंततः इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी भी आ जाती है। तो पहला चरण किसी भी आत्मनिर्भरता, आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां पर आप कितना बेहतर संतुलन बनाए रखें। एक दूसरा पहलू है, और दूसरा बड़ा पहलू इस रूप में है कि हम जब भी अर्थ की एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दें जिसमें समानता हो, जिसमें आपके जो प्रकृति के नियमानुसार, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो आप पैदा करते हैं, जो आप उत्पत्ति करते हैं, उसके बेहतर रखरखाव के बाद आप उसके बेहतर लाभ के हकदार होने के अलावा आप उसको कैसे बांट सकते हैं। आप स्थानीय संसाधनों से ही अपने रोजगार खड़े कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे गांव में, पहले भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि गांव अपने आप सब कुछ पैदा करते थे जी, और जब से नए बाजार की कल्पना शुरू हुई, अब आटा भी बाजार से आता है, दाल भी बाजार से आती है, तमाम चीजें बाजार से आती है। सबसे पहले अक्सर हर चीज गांव खुद पैदा कर लेता था और उसके तरह आत्मनिर्भरता। लेकिन जो दूसरा स्तर शुरू हुआ आर्थिकी का, उसमें वो खरे इसलिए नहीं उतर पाए, उनपे दो कमी थी। एक नॉलेज, टेक्नोलॉजी, साइंस की, और दूसरा जो अट्रैक्शन एक नौकरी का पैदा जो हो गया था, जो उन्होंने उसको उस मेहनत से, उस संसाधन को ना समझते हुए
उन्होंने शुरुआत की, उससे कहीं भटकाव शुरू हुए। एक बड़ा उदाहरण की घराट हमारे यहाँ पहले घट चलते थे गांव में और उसी से पिसाई होती थी, लेकिन क्या हुआ जब नया टेक्नोलॉजी साइंस आई तो डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन ने घटों का काम छीन लिया और घराटी जो उससे जिनका रोजगार था वो भी छीन के खड़ा हो गया। अब विज्ञान ये कहता था, विज्ञान से अपेक्षित ये था कि उसी घराट को बेहतर करके उसकी भी क्षमताएं उतनी बढ़ा दी जाए जितना इलेक्ट्रिकल और डीजल इंजन की हो, वो नहीं हो पाया था। तो इस संगठन ने ये कोशिश की कि घराटों की नई तरीके से वापसी के दो बड़े लाभ होंगे। एक तो गांव के बीच में ऊर्जा स्थापित होगी, गांव के बीच में वो घराटी का खोता रोजगार वापस आएगा, और तीसरी बड़ी बात कि जब वो घराट चलाएगा तो पानी को भी व्यवस्था करेगा कि बेहतर पानी पूरे जलागम में बना रहे, जंगल लगाएगा, पानी को बचाएगा। सब काम एक साथ होने की संभावना ही थी। हमने उस पर कोशिश की, जरा सा विज्ञान का, तकनीकी का प्रयोग किया, एक ऐसी टरबाइन ले आए कि जो डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन की बराबरी करने लगे, और फिर उसके बाद वो घराटी जो पिछड़े कहलाते थे, बैकवर्ड कहलाते थे, आज घराट एक बड़ा सम्मानजनक। देखिए सबसे बड़ी बात जो आप सबने नारे के रूप में प्रधानमंत्री ने लिखा है, आत्मसम्मान आपके रोजगार के साथ भी आता है, आपकी एक डिग्निटी फुल आपका काम बन जाता है। तो आज घराटी अपने आप को राष्ट्रीय, हमने उसमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरी स्कीम है घराट के पुनर्जीवन के लिए, और साथ में कॉटेज इंडस्ट्री का भी दर्जा दे दिया गया। ये गांव के बीच में स्थापित एक छोटा रोजगार है जो अपने आप में खड़ा हो गया, और अब इसको लेके बड़े युद्ध स्तर में अब ये भी है कि एक ही नहर में कई घराट लग सकते हैं। और मैंने पिछले 30 सालों के काम में ये देखा कि घराट का सम्मानजनक तो वापसी आई, लेकिन नए युवा भी घराट पर जुड़कर अपने के लिए एक रोजगार को तलाश रहे। ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, इकोलॉजी, इंक्लूसिव इकोनॉमी, लोकल नीड मीट के सबके पैमानों में सही बेहतर तरीके से। दूसरा एक छोटा बड़ा उदाहरण मुझे याद है, 1985-86 के आसपास एक फूल होता था उत्तराखंड में, उसको बुरांस कहते थे। जी बहुत मशहूर, जानते हैं, बहुत मशहूर नाम फूल पर है। आज कई चीजें हैं जी। लेकिन एक जब पदयात्रा के दौरान एक गांव में जब हमें भोजन कराना था तो उन्होंने सिर्फ बुरांस की चटनी लाल रंग की और चावल हमें दे दिया, खाइए। क्या बात, समझ नहीं पाइए क्या उस व्यक्ति ने कहा गाँव के कि ये बुरांस का फूल है, इसकी चटनी बनाइए जो आपको चावल के साथ दे रहे हैं। दिमाग में क्लिक किया क्या रे ये बुरांस का तो स्क्वाश बन सकता है। जी। पहली इकाई 88-89 में कोटद्वार के एक गांव के पास डाली गई और बुरांस का स्क्वाश जूस बनने लगा। आज पूरे उत्तराखंड में कितनी ही इकाइयां हैं जो बुरांस का स्क्वाश निकाल रही हैं। स्थानीय संसाधन, स्थानीय तकनीकी, स्थानीय लोग और रोजगार, और एक संसाधन जो उपलब्ध था वो एक बेहतर उपयोग के रूप में सामने आ गया। अब देखिए ना, अजीब सी बात है कि हमको हिमालय को पूरी जड़ी बूटी कहा जाता है, लेकिन हमारे जड़ी बूटियों पर केंद्रित यहाँ बड़े उद्योग नहीं है। क्यों? विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन जो हम नहीं बांट पाते, और जो शायद अभी कोशिशें की गई हैं सरकार केंद्र के द्वारा कि इनको भी जब तक गांव में नहीं उतारोगे, जो हेस्को ने अपने स्तर पर करने की कोशिश की, वो बड़े सफल प्रयोग रहे जी। और ऐसे ही हर एक मंदिर प्रसाद देता है। हमारी कोशिश थी कि प्रसाद स्थानीय अनाजों से बने। क्या मतलब है कि हम अन्य जगह से अनाज लाएं? स्थानीय अनाज जैसे मंडवा, जैसे बकवीट, अमेरंथस, चौलाई, इस तरह के कई पाक जो कि स्थानीय पैदा होते हैं, उनको महिलाएं उनमें लड्डू बना के क्यों नहीं प्रसाद के रूप में चला सकती हैं? अनिल जी, एक बात है कि इस समय तो मुझे मालूम है कि ये बहुत लोकप्रिय भी है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के बन गए हैं जी, जो बहुत अच्छे, उनकी आमदनी भी हो रही है और सम्मान से वो जी रही है और एक अच्छा काम भी कर रही हैं। लेकिन एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने रिसोर्स बेस्ड जो रूरल डेवलपमेंट है या लोकल डेवलपमेंट है उसकी बात की। अब हम गांव के परिप्रेक्ष्य में जो पारंपरिक परिभाषा है गांव की, उसके हिसाब से या उसके आसपास के माहौल के हिसाब से इस चीज को हम करना चाहते हैं, करते हैं, और आप कर रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर आपने किया है और कर रहे हैं। लेकिन आज कहते हैं कि पूरा विश्व जो है एक गांव है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इस गांव में हम कैसे अपने आप को प्रतियोगिता के रूप में या सहयोग के रूप में अपनी भूमिका को निभाएं, स्थानीय होते हुए? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमें ऐसे उत्पाद बनाने हैं भारत में जो मेड इन इंडिया हो लेकिन मेड फॉर द वर्ल्ड हो, यानी ऐसे उत्पाद जिसकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो। देखिए, मैं इसीलिए 3 शब्दों का प्रयोग किया कि जो हमारे देश में जो हमने डिसेंट्रलाइज नॉलेज को नहीं किया, टेक्नोलॉजी को नहीं किया, जहाँ संसाधन पैदा होते हैं वहीं प्रबंधन की व्यवस्थाएं, क्वालिटी, नॉलेज,
ये अगर गांव में ले जाएंगे तो जो कल्पनाएं की जा रही हैं विश्व स्तर पर, हम उन पर खरे क्यों उतरेंगे वो मैं आपको इसलिए बताता हूं। हम ही दुनिया में एक ऐसे देश हैं, बहुत कम देशों में एक ऐसे देश है जिसमें कई तरह के मौसम है। एक हम ही दुनिया में एक ऐसे देश हैं जहां एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ समुद्र है और फिर मरुस्थल है, और इनसे जुड़े हुए जो तमाम उत्पाद हैं वो हमारी विशेषताएं हैं। आप देखिए, हम अपनी पहचान और क्षेत्र की पहचान, हमने कहा नागपुर का संतरा, हमने कहा कि हर्षिल का राजमा, जम्मू की राजमा, या हम नॉर्थ ईस्ट का पैशन फ्रूट, ये हमारे संसाधनों पर आधारित, और इन्हीं को केंद्र में बनाते हुए, इन्हीं के बीच में सारी व्यवस्थाएं ले जाते हुए, तकनीकी, साइंस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग जो भी हम सोच सकते हैं, हम विश्व स्तर पे, क्योंकि मैं एक ठोस बात आपको बता देता हूं जी, आने वाले समय में जो सबसे बड़ा दुनिया का उद्योग बनेगा वो खेती बाड़ी से ही खड़े होने हैं। वो फलों पर, जड़ी बूटियों पर आधारित होंगे, और ये विशेषता इस देश की है कि यहाँ ये तमाम तरह के फलों, तमाम तरह की सब्जियों, तमाम तरह के अनाजों को हम विभिन्न स्तर पर, विभिन्न मौकों पर पैदा कर सकते हैं जी, और यही विशेषता हमें दुनिया में अलग जगह बना सकती है। हमारी जड़ी बूटियां भी अलग है, दक्षिण भारत में अलग है तो हिमालय की अलग है, मरुस्थलीय क्षेत्र की अलग है, और इनको केंद्र में रखते हुए अगर हम विचार बनाएंगे तो हम निश्चित रूप से बड़े ब्रांड के साथ दुनिया में खड़े हो जाएंगे जी। आप लोगों ने जो हेस्को के माध्यम से, मुझे लगता है कुछ ऐसे जो हर्बल पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स, इस तरह की चीजों पे भी कुछ काम किया है ना? हाँ, हमने उसको अभी पहली श्रेणी में हमने इसमें डाला कि जैसे हमने कंपोस्टिंग की बात की थी कि हमारे यहाँ जंगल होते हैं, हमारे यहाँ जंगलों से जो चीड़ की पत्तियां हैं उनको ला करके आप कैटल के नीचे बिछा देते हैं, एक तरह से कैटल बेड बनाते हैं। फिर कैटल बेड, उसमें अपना मलमूत्र करने के बाद जो भी गोबर मिलता है तो वो एक अच्छी खाद के रूप में आता है। स्थानीय स्तर पे खाद की ये व्यवस्था पारंपरिक थी, लेकिन अब उसको व्यावसायिक रूप में भी डाल दिया। कुछ ऐसे भी युवा हैं कि जो अब खाद बना बना के बेच रहे हैं, वो दूध बेचते हैं, दूध के साथ खाद भी ले जाते हैं घर घरों में बेचने के लिए। अच्छा। तो ये दो व्यवस्थाएं, और इसके अलावा कि देखिए, एक बड़ी बात यह है कि हमने विज्ञान की जो दिशा की वो जरा पश्चिमी सभ्यता को लेकर ज्यादा की। हमने अपनी स्थानीय ज्ञान विज्ञान को लेकर एक बड़ा काम नहीं किया, और मुझे लगता है कि इस बार बड़ी अच्छी बात हुई है। HRD मंत्रालय ने इंडियन नॉलेज सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की है, बिल्कुल, जिसमें हमारी भी भागीदारी रही है। और एक डिवीजन क्या, वो यही बात कि हम अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग अपने संसाधनों को लेकर अपनी ब्रांडिंग के साथ, और क्योंकि हम निश्चित रूप से विज्ञानी बेहतर दर्जे के हैं, हमारे वेद विज्ञान का सही उपयोग नहीं हुआ, वरना वहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ था जी, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी पहल हो चुकी है, और मेरा मानना है कि अभी अगर कमर कस ली जाए, जैसे कि संकेत दिख रहे हैं जी, कोरोना का ये एक बेहतर पहलू है कि जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने के लिए, अपने संसाधनों पर आधारित गुजारों के लिए हमें आने वाले समय में खड़ा होगा। समय है इस चुनौती को संगठित होके देखने का, समझने का, और इससे निपटने का। तो इसमें एक बात जो आपकी बात सुनते हुए मेरे दिमाग में आई, और मुझे लगा कि एक और पहलू इसमें जुड़ता है वोकल फॉर लोकल में, कि इसमें सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि लोकल जो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, उसको भी हमें उसी रूप में, उसके लिए भी वोकल होना चाहिए, और वो भी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से पश्चिमी विज्ञान आपको क्या बताता है? आपको भौतिक भोगवादी बनाता है, और भारतीय ज्ञान विज्ञान आपको संरक्षण भी सिखाता है, और संरक्षण के साथ साथ वो आपको उसके उपयोग की एक ऐसी दिशा की तरफ ले जाता है जो संतुलन जिसको कहा जाता है, सस्टेनेबिलिटी। ये दोनों विज्ञान में अंतर है। यहाँ का कल्चर कंजर्वेशन सिखाता है, वो सिविलाइजेशन आपको कंज्यूमरिज्म सिखाती है जी, तो ये समझने का भी समय है। ये अभी आप देखिए ना, कोरोना काल में इस देश की सारी दुनिया ने दो बातों में प्रसन्नता की, चाहे वो नमस्ते इंडिया हो, चाहे हमारे फूड सिस्टम के लिए बारे में कहा हो, बिल्कुल, कि उनकी फूड हैबिट्स जो है हमारी, जो है उसको इम्यूनिटी देता, और यही है कि हमारे रिकवरी रेट से लेके, ठीक है, संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे हाथ से कम है जी, बिल्कुल, बाकी चीजें हम बेहतर दुनिया के तुलना में हैं ही हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरक बातचीत आपसे हो पाई है अनिल जोशी जी। देहरादून से टेलीफोन के जरिए आपसे ये बातचीत हो रही है, और आपने समय दिया, और समय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपने जो प्रेरणा दी है, जानकारी दी है, और एक दिशा दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, अब मुझे यानी जैनेंद्र को भी अनुमति दीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी आप जरूर नोट कर लें। वो है postbox@gmail.com। आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझाव का इंतजार हमें हमेशा रहता है, इस बार भी रहेगा। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर